नमस्तुभ्यम वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। तो देखिए भैया, हम लोग की स्टोरी कल आधी तक हो चुकी थी। उसके बाद हमारी स्टोरी आज यहाँ से आगे बढ़ेगी। देखो, थोड़ा सा समय लग सकता है, पर हाँ, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड जैसा हमारा वादा है हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। कोई भी शब्द, कोई भी लाइन आपकी छूटने नहीं वाली है। तो अभी तक हमारी स्टोरी यहाँ तक थी कि जो हमारा जो रेड ट्रैप बेचने वाला जो स्ट्रेंजर है, वो रैमजो आइलैंड मिल के जो ओनर हैं, ओनर से उनकी इंट्रोडक्शन, उनका उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, उससे मिल चुके हैं और उसको मना नहीं पाए हैं कि अपने घर पे जाने के लिए। तो अब वो जो है जाते हैं और अपनी बेटी को भेजते हैं। तो देखते हैं आगे के प्रसंग में, आगे के जो कंटेस्ट में होता क्या है कि उसके बाद होता क्या है कि जो एंट्री होती है उसके बेटी की, तो उसकी बेटी आती है और एक वैलेट उसके साथ आता है। वैलेट उसको कहते हैं जो पर्सनल अटेंडेंट होता है, यानी कि कह सकते हैं सही से नौकर। और उसके आर्म में एक बड़ा बिग फर कोट होता है, जो कोट मतलब होता है शी वॉज नॉट ऑल प्रिटी, वो बहुत अच्छी नहीं थी, बट सी मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, मतलब कि वो बहुत ही मॉडेस्ट, पोलाइट और मतलब थोड़ा सा शर्मीली थी। इन द फॉल्स एवरीथिंग वाज जस्ट एट इट हैड बीन अर्लियर इन द मॉर्निंग। और जो फॉल्स थी, जहाँ पर भट्टी थी, वहाँ पर सब कुछ वैसा था जैसे ही मॉर्निंग में वहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग, मतलब कह सकते हैं कि कुछ भी चीज़ वहाँ पर चेंज नहीं हुई थी। जैसे वो वहाँ पर चीज़ें थी वैसे ही वहाँ पर अभी भी थी। ब्लैक द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन दियर बेंच। अभी भी मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका जो वर्कर था, जो उसका अप्रेंटिस था, जो उसका हेल्पर था, वो अभी भी बेंच पर बैठे थे। एंड द आयरन एंड चारकोल स्टिल गोड इन द फर्नेस, यानी कि अभी भी जो फर्नेस में आग अभी भी जल रही थी। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विथ ए पीस ऑफ पिग आयरन ऑन हिज हेड। मतलब कि वही जो हम कल इंसिडेंट जो बात किए थे ना, ये कल वाला ही पैराग्राफ अभी रिपीट हो रहा है कि वो एक पिग आयरन का एक जो है थोड़ा सा एक पिलो बना करके उसको एक उसका टुकड़ा लेकर, उसका पीस लेकर वो अपने हेड के नीचे रख लेता है और वहाँ पर सो जाता है, यानी कि अपनी आंखें बंद करके सोने के लिए कोशिश करता है। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही वो यंग गर्ल उसको मतलब देखती है कि हाँ ये यहाँ पर आदमी सो रहा है, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, उसका हैट हटाती है वहाँ पर जाकर। द मैन वाज एविडेंटली यू टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, मतलब लग रहा था कि जैसे वो आदमी एक आंख खोल कर सो रहा, एक आंख खोल कर सोने का मतलब बहुत ही सजगता साथ, बहुत ही अलर्टनेस स्लिप थी उसकी, मतलब कि बहुत ही अलर्ट वाली स्लिप थी, अलर्टफुल स्लिप थी। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, यानी कि बहुत तेज से वो कूदता है और सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और थोड़ा सा डरा हुआ भी महसूस करता है। जो वहाँ पर जो उसकी बेटी थी ओनर की, तो कैसी कहती है कि मेरा नाम एडला विल मैनसन है, और बताती है कि मेरे फादर आए थे और वो चाहते थे कि तुम वहाँ पर चलो उनके साथ, लेकिन तुम चाहते हो कि यहाँ पर फौज में ही, मतलब भट्टी के पास ही रात बिताना चाहते हो। पर मैंने उनसे उनकी परमिशन ले चुकी मैं उनकी परमिशन उनसे ले चुकी हूँ कि आप मेरे साथ जो है चल रहे हैं घर पर। और मुझे माफ़ करना कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, यानी कि तुम्हारे साथ इतना जो खराब समय चल रहा है, इसके लिए मुझे माफ़ करना, पर आप हमारे साथ घर पर हमारे चल रहे हैं ताकि हम जो है क्रिसमस की नाइट को साथ बिता सकें, क्योंकि हम भी अकम्पनीड नहीं हैं, हमारे साथ कोई कंपनी नहीं है, तो हमको भी कंपनी मिल जाएगी। शी लुक एट हिम कंपैसेटिएटली, यानी कि कंपैशन के साथ उसको लुक करती है, बहुत ही दया ही भावना के साथ, विथ हर हैवी हाइज। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और वो देखती क्या है कि वो बहुत ही भारी आंखों से उसको देखती है, और वो ये नोटिस करती है कि जो आदमी है बहुत ही डर गया। जो रेड ट्रैप बेचने वाला जो हमारा स्ट्रेंजर है, जो वेगाबॉन्ड है, वो बहुत ही डरा हुआ महसूस करता है, क्योंकि अनजान आदमी के साथ ऐसे किसी के घर पर नहीं जाया जा सकता। आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज escaped फ्रॉम जेल। उसको लगता है, जो एडला विल मैनसन है, जो ओनर की बेटी, उसको लगता है कि जैसे वो उसने कोई चीज़ चोरी की हो, या तो कहीं न कहीं जेल से भागा हो। तो उसके बाद वो कैप्टन से क्या कहती है कि यू मे बी श्योर, आप श्योर हो सकते हैं, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, ओनली प्लीज स्टे विथ ओवर क्रिसमस ईव, यानी कि जो क्रिसमस की शाम है, जो क्रिसमस की नाइट है, आप केवल हमारे साथ कंपनी दीजिए हम लोगों को, और उसके बाद आप जब चाहेंगे तब चले जाएंगे कैप्टन, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। क्योंकि उसके फैमिली में भी उसके फादर और वो अकेली थी। शी सेड दस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, यानी कि बहुत ही कॉन्फिडेंस साथ वो पेडलर को बताती है। तो स्ट्रेंजर को भी लगता है कि हाँ ये बात सही कह रही है और उसकी बातों में सच्चाई दिख रही है। तो उसको भी कहीं न कहीं अंदर लगता है कि हाँ ये बातें थोड़ा सही है, और उसकी बातें बहुत ही फ्रेंडली मैनर थी, यानी कि बहुत ही फ्रेंडली तरीके से वो उसको परसुएट करती। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर मी योरसेल्फ मिस ही हैड, आई विल कम एट वंस, यानी कि वो अब बताता है, अब कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा परसुएट हो रहा है, वो मान मान रहा है चलने के लिए, और कहता है कि अब मेरे साथ ऐसा नहीं होगा और ना ही मैं आपको परेशान करूँगा।
मैं केवल एक बार चलने के लिए तैयार हूँ। अब वहाँ पर ये कहना चाहता है कि मतलब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ़ एक बार इतना आप लोग कह रहे हैं तो केवल क्रिसमस की ईव के लिए मैं चलने के लिए तैयार हूँ, क्रिसमस इवनिंग के लिए। इवनिंग का ही शॉर्ट फॉर्म ईव होता है, जो ईव ही यूज़ करते हैं। तो उसने जो विक फरकोट, वो जो उसकी बेटी एट्ला विल्समैनसन लेकर आई थी, उसको विक फरकोट को ले लेता है। और जो वॉलेट था ना, वो वॉलेट बहुत ही डीप बो करता है। बो का मतलब आगे की तरफ झुकना, पीठ के बल। तो मतलब बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ, बहुत ही उसको रिस्पेक्टफुल मैनर में उसको वो बिग फर कोट को ऑफर करता है। और उसके बाद होता क्या है कि जो उसके रैक्स थे, जो उसके फटे पुराने कपड़े थे, उसको जो है वो फेंक देता है। और जो यंग लेडी को वो फॉलो करता है कहाँ तक, कैरेज तक, यानी कि जो उसकी गाड़ी थी, जो उसकी बग्घी थी, वहाँ तक वो कैरेज करता है, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एट ग्लैंस, यानी कि बिना उन सभी आश्चर्यचकित जो वहाँ पर ब्लैक स्मिथ थी, बिना उधर तरफ देखे या फिर बिना उधर तरफ एक नज़र घुमाए भी उधर वहाँ से वो चला जाता है, क्योंकि उसको एक कंपनी मिल गई थी। उसको लगा कि हाँ, ये मौका सही है। लेकिन जब वो देखता है कि जो उसकी जब राइड वो लोग जा रहे थे, जब मैनर्स हाउस के पास पहुंचने वाले थे, उसको लग रहा था कि कहीं न कहीं वो एविल फॉर बॉन्डिंग्स के चक्कर में आ रहा है। मतलब कि एविल का मतलब खराब होता है, मतलब थोड़ा घिनौना, जो शैतानी होता है। और फॉर बॉन्डिंग्स का मतलब पहले से पूर्वाभास होना या फिर पूर्वानुमान होना कि कुछ चीज़ें गलत होने वाली है। जैसे प्री अजम्पशन कह सकते हैं, या फिर प्रिकॉग्निशन, यानी कि किसी चीज़ को पहले से जाँच लेना, किसी चीज़ का अंदाज़ा सही-सही लगा लेना। तो उसको एविल फ़ोरबोर्डिंग्स हो रही थी कि कुछ न कुछ शायद अपशकुन, कुछ न कुछ गलत होने वाला है, मिस्चीवियस कुछ न कुछ होने वाला है। तो सोचता है कि ये डेविल जो है, यानी कि जो मेरे ऊपर शैतानी कीड़ा आ रहा है, मैं इस आदमी का पैसा क्यों लूँ? व्हाई द डेविल्स डिड आई टेक दैट फेलोज़ मनी, यानी कि मैं इस फेलो का मनी क्यों लूँ? उसने सोचा। उसके बाद उसको लगा कि मैं तो खुद ही एक ट्रैप में फँसा हूँ, और इस ट्रैप से शायद ही कभी बाहर मैं निकल पाऊँ। तो होता क्या है कि अगले दिन वो क्रिसमस ईव की जब आयरन मास्टर आता है डाइनिंग रूम में ब्रेकफ़ास्ट के लिए, तो उसको लगता है कि शायद जो उसका जो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, वो कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं भाग जाए अनएक्सपेक्टेडली। भाग मतलब रेजिमेंटल कॉमरेड का मतलब होता है जो रेजिमेंट में उसके जो दोस्त रहते हैं। आर्मी में ये टर्म यूज़ किया जाता है कि जो रेजिमेंट उनकी होती है, आर्मी की जो एक छावनी होती है, वहाँ पर जो उनके दोस्त यार रहते हैं, कॉमरेड, उन सभी को कॉमरेड कहा जाता है। और रेजिमेंट के हैं तो रेजिमेंटल कॉमरेड हो जाता है। तो उसको लगता है कि कहीं न कहीं, आयरन मास्टर को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मतलब कि भाग ना जाए उसका जो पुराना दोस्त है, जो कैप्टन वॉन स्टेल है। तो उसको लगता है कि कहीं न कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, यानी कि उसको लगता है कहीं-कहीं इसको पहले जाकर मैं अपने दोस्त को देखूँ, और इसको थोड़ा-सा फ्लेश ऑन हिज बोन्स, यानी कि फ्लेश ऑन हिज बोन्स का यहाँ पर मतलब, यहाँ पर इस टर्म को जो है एक मुहावरे की तरह यूज़ किया गया है। यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि आप हड्डी के ऊपर फ्लेश चला रहे हैं, हड्डी के ऊपर फ्लेश तो पहले से होता है। जब आप किसी चीज़ को और थोड़ा-सा सजाते हैं, आप किसी चीज़ को और थोड़ा-सा बहुत ठीक-ठाक सही सिस्टमैटिक मैनर बनाते हैं, तो उसको वहाँ पर यूज़ होता है इडियम्स एंड फ्रेज, फ्लेश ऑन हिज बोन्स, यानी कि किसी चीज़ को और सिस्टमैटाइज़ कर देना और अच्छा बना देना। अब उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत ही ख़राब उसका अपीयरेंस था, सैबी अपीयरेंस था, तो इसलिए उसको कहता है कि फ्लेश ऑन, कि सबसे पहले हम उसको थोड़ा-सा लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, यानी कि उसको ठीक-ठाक कपड़े पहना दें, ठीक-ठाक खाने-पीने को दे दें, उसके बाद हम कुछ काम करेंगे। तो वो ये चीज़ अपनी बेटी से कहता है। और जो उसकी बेटी थी वो टेबल बिज़ी थी, तो वो उसको कहता है कि अपने अतिथि की देखभाल हम लोग ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद वो ये भी कहता है कि एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप, यानी कि अब उसको हम लोग कुछ ऐसा काम दे दें, कुछ और करने को दे दें, ताकि वो रैट ट्रैप जो बेचने का काम है, जो देश विदेश में जाकर पूरे देश भर, पूरे गांव शहर में जाकर वो बेच रहा है, उसको न बेचना पड़े। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, सेड डॉटर। डॉटर कहती है कि, उसकी बेटी कहती है कि हाँ, अब उसके साथ जो चीज़ें ख़राब हो गई, वो चीज़ें ख़राब हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक दैट देयर वाज़ एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, यानी कि बताता है कि वो, उसकी बेटी कहती है कि जब लास्ट नाइट में जब मैंने उसको देखा, तो लगा ही नहीं कि कभी वो एक एजुकेटेड मैन था। यानी कि अब देखो, कोई रेजिमेंटल कॉमरेड व्यक्ति होगा तो बिना पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, बहुत ही उसकी एजुकेशन ठीक ठाक होगी, सही से पोजीशन पे होगा। एक समय उसकी सोशल रेपुटेशन रही होगी, उसकी कुछ न कुछ एक रेपुटेशन, यानी कि मेरिटोरियस रेपुटेशन, सोशल रेपुटेशन, कई तरह की उसकी सिस्टमैटिक चीज़ें रही होंगी। अब आज उसकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि वो खाने के लिए भीख मांग रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर कोट करती है उसकी बेटी।
यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर। अब वो जो आयरन मास्टर कहता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरी बच्ची, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, द ट्रैम्प बैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ। यानी कि अब देखो, अब जब वो नहा धोकर तैयार हो जाएगा तो थोड़ा सा तुमको कुछ डिफरेंट लगेगा। और शाम को, कल शाम को ये हुआ था ना कि थोड़ा सा वो एम्बेरस फील कर रहा था, और थोड़ा-सा अंधेरा भी था, तो हो सकता है थोड़ा-सा क्लियर उसकी पिक्चर भी ना बनी हो। और जो ट्रैम्प मैनर्स है ना, ट्रैम्प कौन है? जो इधर-उधर चलने वाला, जो वेगाबाउंड है, उसको ट्रैम्प भी कहते हैं। तो ट्रैम्प मैनर्स उसी तरह हट जाएँगे, जिस तरह से उसने कपड़े उतार दिए, उसी तरह से उसके जो मैनर्स थे खराब, वो भी चले जाएँगे। यानी कि थोड़ा-सा डिफरेंट लुक आ जाएगा जब वो फ्लेश ऑन हिज बोन्स करेगा, या थोड़ा-सा अपने आप को सही कर लेगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड एंड अ स्ट्रेंजर एंटर। जैसे ही उसके फादर ने, आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा, तो वैसे ही वो डोर ओपन हुआ और वो एंटर किया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो बहुत ही अच्छे से क्लीन था, बहुत ही साफ सफाई कर लिया था, और अच्छे से उसने कपड़े भी पहने थे। द वैलेट हैड बाथ हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। यानी कि जो उसका नौकर था, जो सहचर था, जो उसका पर्सनल अटेंडेंट था, उसने उसको नहलाया, उसके बाल काटे और उसकी शेविंग भी की। मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग स्वीट्स ऑफ क्लॉथ विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। यानी कि जो आयरन मास्टर के जो कपड़े थे, जो रैमजो आयरन मिल्स के जो ओनर थे, जो उसके कपड़े थे, वो मोस्ट ऑफ द ड्रेस उसको दे दिए गए, और वो उसी ने उसको पहन लिया। और उसने एक वाइट शर्ट और इस स्टार्च कॉलर और मतलब कुछ जूते पहने। यानी कि एक जो कपड़े, वाइट शर्ट और जो स्टार्च कॉलर यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा स्ट्रेट कॉलर। कॉलर मतलब उसका बहुत ही ज़्यादा टाइट था। जैसे स्टार्च, जब हम कपड़ों में, जब कपड़ों धुलने के बाद हम उसमें माड़ी देते हैं तो कपड़े बहुत ही टाइट हो जाते हैं, थोड़ा सा वो प्रेस होने के बाद एकदम एक यूनिफॉर्म पैटर्न में आ जाते हैं। तो वही चीज़ है कि स्टार्च कॉलर था, और उसके जो कब जूते थे, उसने बड़े जूते पहने थे, और अच्छे वाइट कलर की उसने शर्ट पहनी। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, यानी कि उसका जो चेहरा था एकदम अच्छे से वो शेविंग किया हुआ था, और वो एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा था। आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। आयरन मास्टर लेकिन इससे खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विथ puckered brow, and it was easy to understand when he had seen the strange fellow in uncertain reflection from the furnace he might have a mistake। अब उसको अपनी बात का रियलाइजेशन होता है कि अब उसने जो है जिस आदमी को दूर से देखा था और कम लाइट में देखा था, अनसर्टेन रिफ्लेक्शन था, वो आदमी कोई और था, और वो स्ट्रेंज फेलो कोई और था। उसका दोस्त वॉन स्टेल रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं था, और उससे कोई न कोई गलती हो गई है। अब वो इस बात को रियलाइज करता है। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। लेकिन अब वो जब एकदम पूरे दिन के रोशनी में जब वो खड़ा हुआ, तो उसके लिए इम्पॉसिबल था कि अपने पुराने मित्र को पहचान ना पाए। पर लेकिन अब उससे गलती हो चुकी थी, तो अब वो क्या करता? व्हाट डज दिस मीन? ही थंडर्ड। मतलब ये सब क्या है? वो बहुत ही जोर से बोला। थंडर का मतलब गरज होती है, और जब बादल गरजते हैं ना, तो बहुत तेजी से गरज होती है। तो उसने गरज के साथ बोला कि रे भाई, ये क्या? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, ही सॉ एट वंस द स्प्लेंडर हैड कम टू एंड। अब उसने देखा, उसने कोई भी सिचुएशन को ख़राब करने की नहीं सोची, पर उसने देखा कि जो उसका स्प्लेंडर था, जो उसकी जो मिराकुलस चीज़ें उसके साथ जो हो रही थी, जो भव्य स्वागत उसका हुआ था, वो अब ख़त्म होने वाला है। उसको भी कहीं न कहीं रियलाइज़ हो गया कि जो झूठी पहचान मेरी बनी हुई थी, जो मेरा आवभगत हो रहा था, जो मेरे पीछे नौकर लगे थे, मुझे कपड़े दिए गए, खाने के लिए पूछा गया, वो शायद अब ख़त्म होने वाला। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। उसने कहा कि सर, ये मेरी कोई गलती नहीं। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, एंड आई प्लीडेड एंड आई बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फौज। यानी कि मैंने कभी भी आपसे नहीं कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ, और मैंने सिर्फ यही कहा कि हाँ, मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ। और मैंने आपसे भीख भी मांगी, मैंने आपसे बहुत विनती भी की कि मुझे यहीं पर भट्टी पर रहने दिया जाए, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे यहाँ पर ले आए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। यानी कि अभी भी कोई खतरा या फिर अभी भी कोई हानि नहीं हुई है। एट वर्स्ट आई कैन पुट माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। और सबसे बदतर क्या हो सकता है कि मैं अपने पुराने जो फटे पुराने कपड़े हैं उसको मैं फिर से पहन लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। वेल सेड द एड मास्टर हेसिटेटिंग अ लिटिल। थोड़ा सा उसने लड़खड़ाते हुए कहा, चलो ठीक है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर। यानी कि अब वो भी इतना ज़्यादा ईमानदार नहीं बन रहा था। यू मस्ट एडमिट दैट
यानी कि तुमने इस चीज़ को मान लिया। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। यानी कि अब उसको लगता है कि अब यदि अगर पुलिस को बुलाए तो पुलिस क्या सोचेगी। अब बताओ इसमें गलती किसकी है सही सही। तो यानी कि वो कहना चाहता है जो आयरन मास्टर कि तुम इतने भी ईमानदार नहीं हो जितने ईमानदार बन रहे हो। और अब मुझे लगता है कि अब इसमें जब पुलिस आएगी, शेरिफ का मतलब पुलिस होता है, तो जब पुलिस आएगी तो वही कुछ कर पाएगी। लेकिन ट्रैम्प ने जो हमारा वेगाबॉन्ड था, जो हमारा झूठा एक्विंटेंस बना था आयरन मास्टर का, उसने एक स्टेप फॉरवर्ड किया और टेबल पर बहुत ज़ोर से फिस्ट, फिस्ट का मतलब मुट्ठी होता, मुट्ठी से दे मारा और कहा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ आयरन मास्टर, मिस्टर आयरन मास्टर, की चीज़ें कैसी है। ये जो पूरा वर्ड है ना, ये पूरा बिग ट्रैप है और उसके अलावा कुछ नहीं। सभी चीज़ें यहाँ पर आपस में जुड़ी हुई हैं और हम सभी उसके लिए क्या है, बेट है, एक चारा की तरह है। तो बताता है कि ऑल दोज गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज रिंस एंड बिट्स ऑफ पॉर्क। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, जिस तरह से रेड ट्रैप में पनीर के टुकड़े और कुछ सूअर के मांस को डाला जाता है, क्यों? क्योंकि हम लोग सभी लोग चूहों को आकर्षित करते हैं ताकि वो रेड ट्रैप में आके फंस जाए। उसी तरह से ये सभी चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो इस दुनिया में दिखाई देती हैं ना, ये सभी चीज़ें क्या इंसानों के लिए रखी गई हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल। यानी कि एक आदमी को ट्रबल में लाने के लिए यही सभी अच्छी चीज़ों को रखा गया, ताकि जो है इस संसार में जो बड़ा रेड ट्रैप है, इसमें जो है आदमी अगर फंस जाए और हमेशा के लिए उसी में विशियस सर्कल में, उसी में फंसा रह जाए। एंड इफ द शेरिट कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू आर मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन दैट ट्रैप। यानी कि अगर आप मुझे शेरिफ्स को बुलाएंगे और मुझे जेल में बंद करा देंगे तो ठीक है, मैं बंद हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिस्टर आयरन मास्टर, इस चीज़ को याद रखना तुम कि कभी न कभी एक बड़ा पीस ऑफ पोर्क, यानी कि एक बड़ा कोई अट्रैक्शन, एक कोई आप भी कोई न कोई किसी चीज़ का चारा बनेंगे, आपको भी कोई न कोई बेट डालेगा और आप क्या हो जाएंगे, एक बड़े ट्रैप में फंस जाएंगे। आप भी किसी न किसी एक बड़े जाल में फंस जाएंगे और वो इम्पेनिट्रेबल होगा, इम्पेनिट्रेबल प्रिजन की तरह काम करेगा, जिस तरह वो जंगल में फंसा था उसको अब वो बताता है। तो आयरन मास्टर क्या होता है, इसको सुनने के बाद हंसने लगता है। तो कहता है कि इतने भी खराब तुमने नहीं कहा मेरे गुड फेलो, मेरे दोस्त। तो वो कहता है कि परहैप्स वी वुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट यू कैन। यानी कि चलो ठीक है, अब क्रिसमस ईव के दिन जो है हम शेरिफ्स को जो है शायद ना बुलाएं, लेकिन अब तुम यहाँ से तुरंत निकल लो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर डॉटर सेड आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे, आई डोंट वांट हिम टू गो। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। यानी कि अब वहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है एडला विलमैनसन और कहती है कि शायद मुझे नहीं लगता कि इसको जाना चाहिए और ये हमारे साथ आज रहने वाला है, क्रिसमस की ईव हम लोग को कंपनी देगा, और जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। तो उसके फादर कहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारे साथ गलत क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा इस तरह मुझे अपोज कैसे कर सकती हो। तो वहाँ पर उसकी बेटी थोड़ा सा एम्बेरस्ड फील करती हुई खड़ी थी और उसको शायद आंसर नहीं पता था, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा एम्बेरसमेंट उसको फील हो रहा था। दैट मॉर्निंग सी फेल्ट सो अनहैप्पी व्हेन ही थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस मैसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री वृच। यानी कि उस दिन देखो कुछ चीज़ें खराब हो रही थी उसके साथ, जैसे कहते हैं दिन की खराब शुरुआत। तो उसके दिन की शुरुआत उस दिन बहुत अच्छी हुई थी, खराब नहीं हुई थी, लेकिन अब उसके दिन खराब होने वाला था। तो बताती है कि उसने कितना हैप्पी फील किया था कि आज पूरा घर की तरह माहौल है और जो क्रिसमस हमारे साथ मनाने साथ कोई कोई कंपनी देने वाला है। आपके ओल्ड फ्रेंड आए और मैं उनके लिए फूड बना रही हूँ, कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ, यानी कितनी ज़्यादा तैयारियाँ चल रही हैं। और उसके साथ आप ऐसा उसके साथ काम कर रहे जा रहे हैं, उसको बाहर भेजने जा रहे हैं। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरस्टेटेड फॉर द बैकग्राउंड। यानी कि इस ये सभी चीज़ें उसके लिए कुछ समझ के बाहर लगी। उसको लगा कि मैंने इतनी ज़्यादा तैयारियां की और सभी चीज़ें व्यवस्था की, खाना पीना सब अरेंजमेंट्स किए और क्रिसमस इवनिंग के लिए को मनाने के लिए, वो सेलिब्रेट करने के लिए मैंने सारी तैयारी की, और अचानक ये क्या होने वाला है। तो उसने इस वेगाबॉन्ड के इंटरेस्ट में, वेगाबॉन्ड के मैटर में उसने इंटरसीड किया कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर। यानी कि मैं इस स्ट्रेंजर के विषय में सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो एंगल उससे कहती है। अब वो बताती है कि कैसे जो वेगाबॉन्ड है पूरे साल चलता रहता है, उसके लिए शायद इस पूरे देश में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर वो उसको उसका वेलकम किया जाए, वो अपने घर की तरह महसूस करे। और जहाँ भी जाता है उसको हमेशा भगा दिया जाता है और उसके साथ इतना गलत व्यवहार होता है। वो हमेशा डर में रहता है वेगाबॉन्ड की, उसको कब अरेस्ट कर लिया जाएगा और कब उसकी पूछताछ शुरू हो जाएगी। तो मतलब वो बताती है कि किस तरह से वेगाबॉन्ड जो है अपनी सिचुएशन को फील करते हैं। और
अब वो बताती है कि मुझे लगता है कि शायद ये आज दिन जो है पूरे साल में 1 दिन कम से कम वो हमारे साथ रहकर हमारे क्रिसमस इवनिंग को कंपनी दे सके। तो कुछ समय तक आर्यन मास्टर जो था ना वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सोच रहा था और वो शायद उसको उसका अपनी बेटी को वो अपोज़ नहीं कर पाया। लेकिन वो कहता है कि हाँ, चलो ठीक है, मतलब उसके मुँह से कुछ बात नहीं निकल पाई, केवल वो दाढ़ी पे हाथ ही फेरता रह गया। तो उसकी बेटी कहती है कि चलो ठीक है, मान लो ये गलती हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप किसी आदमी को इस तरह से भगा सकते हैं, वो भी एक त्योहार के दिन, क्योंकि त्योहार के दिन आपके घर में कोई भी आएगा उसका आप स्वागत करेंगे। और ख़ासकर उस आदमी को जिस आदमी को आपने बुलाया हो और अचानक घर पहुँचने के बाद कह दो कि भैया जाओ यहाँ से, हम तुमको नहीं बुलाएँगे। तो मतलब हम तुम्हारे साथ त्योहार नहीं मनाएँगे। तो यही चीज़ वो बताती है। और सबसे मतलब मेन चीज़ यहाँ पर ये रहती है। अब यहाँ पर फादर उसका कहता है कि तुम तो पार्सन से खराब प्रीचिंग करते हो। प्रीचिंग का मतलब उपदेश देना, और पार्सन जो पादरी होता है, फादर को कहते हैं पार्सन, जो पादरी होता है, जो क्रिश्चियंस में यूज होते हैं। तो सेठ द आयरन मास्टर कहता है, और वो कहता है कि शायद तुम इसके लिए पछताओ ना जो है। तो गर्ल जो थी वो स्ट्रेंजर को देखती है जो है, और उसके बाद जो है गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, यानी कि उसका हाथ लेकर उसको टेबल के पास ले जाती है। ना सिट डाउन एंड ईट शी सेड, फॉर शी शुड कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, यानी कि अब उसको कहती है कि अब तुम बैठ जाओ और भोजन करो। और वो देखती है कि उसके फादर भी अब उस ज़्यादा उसको कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो जो रेड ट्रैप वाला आदमी था, जो स्ट्रेंजर था हमारा, वो कुछ बोल नहीं पाता, आराम से बैठ जाता है, और वो खुद उसकी हेल्प करती है कि ताकि वो खाना खा सके। और बार-बार वो क्या कर रहा था कि बार-बार उसकी तरफ देख रहा था, यंग गर्ल की तरफ, कि किस तरह से उसने इंटरसीड किया, उसने ऐसा क्यों किया होगा, उसका आइडिया कैसे हुआ होगा। तो मतलब वो सभी चीज़ें उसको दिमाग में उसके बातें आ रही थी, स्ट्रेंजर के दिमाग की बातें। तो जैसे क्रिसमस ईव पास होती है जो है, जो मतलब कि और स्ट्रेंजर जो हमारा था उसने कुछ भी खराब काम नहीं किया, यानी कुछ भी बखेड़ा उसने नहीं खड़ा किया, कोई भी ट्रबल नहीं काज़ किया। और पूरे दिन पूरी रात वो हमेशा सोता रहता, गेस्ट रूम में बैठ जाता था, और स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, यानी कि एक ही बार में वो मतलब जब हो तब देखो उसको सोता, चाहे नून हो नाइट हो कुछ भी हो, सोता ही रहता था। और उसने क्या किया कि एक दिन वो उठे और क्रिसमस का जो क्रिसमस फेयर का जो शेयर था, यानी कि जो मतलब उसमें कुछ चीज़ें बची हुई थी, उसको उन्होंने जो है आपस में शेयर किया, और उसके बाद फिर वो सो गया। जैसे लगा कि उसने कई दिनों से, यानी कि काफ़ी समय बाद इतनी सेफ एंड साउंड स्लीप उसने पाई हो, और इतना जो सेफ फील किया हो कि जितना वो रैमजो में फील करता है। तो हमको लगता है कि आज हम लोग को यहीं तक करना चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, और पार्ट बाय पार्ट में कवर करेंगे तो देखने में भी आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, और हमको भी इंटरेस्ट आएगा कि ठीक है, हम पार्ट बाय पार्ट में स्टोरी को लाइन बाय लाइन कवर करें, और हमारी स्टोरी आज तक यहीं रखेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्तुभ्यम।